हमारा मंत्र, हमारा विश्वास, सबका साथ, सबका विकास। सुशासन से फैले समृद्धि की धार, गांव-गांव गूंजे प्रगति की पुकार। अंत्योदय से हर दीप जले, निर्धनता के तमस को दूर करे। मोदी संग बढ़ेंगे, रचेंगे नव इतिहास, नए भारत, नए राजस्थान का नव प्रभास। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में राज्य की प्रगति और विकास के लिए उठाए गए ठोस कदमों का उल्लेख किया गया है। यह स्पष्ट है कि राज्य की जनता ने झूठे वादों और मिथ्या दोषारोपण जो अभिमान्य सदस्य हमारे कर रहे थे कि राजनीति को सिरे से नकार दिया गया है। राजस्थान ने अपनी जागरूकता और विवेक से यह सिद्ध कर दिया है कि झूठे वादों और मिथ्या दोषारोपण की राजनीति का समय अब समाप्त हो गया है। जनता अब प्रामाणिक नेतृत्व और ठोस विकास को प्राथमिकता देती है। हमें इस विश्वास को बनाए रखते हुए राज्य को आगे बढ़ाना है और हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक, ये आप ही के लिए मैं बोल रही हूँ माननीय सदस्य, कि सकारात्मक बदलाव लाना है। विपक्ष में बैठे साथियों की स्थिति पर तो मैं यही कह सकती हूँ, वादों के महल जो बनाते रहे, हकीकत की जमीन से कतराते रहे। जो लूटे थे सपने वही रहनुमा अब खुद को मसीहा बतलाते रहे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अच्छे इरादों के साथ सुशासन हमारी पहचान है। पूर्ण सत्य निष्ठा के साथ समर्पण भाव में से कार्य करना ही हमारा मूल स्वभाव है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विचार सुशासन और समर्पण की भावना को प्रदर्शित करते हैं, जो हमारी सरकार की कार्यशैली का मूल आधार है। महामहिम के अभिभाषण से यह बात स्पष्ट है कि हमारी सरकार संविधान के मूल आदर्शों पर आधारित है। सुशासन तभी सार्थक सिद्ध होता है जब प्रत्येक नागरिक को समान अवसर, सुरक्षा और न्याय प्राप्त होता है। राजस्थान सरकार ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। विकास योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करते हुए सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना में उल्लेखनीय सुधार किए हैं। इसके अलावा कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना और वंचित वर्गों को सशक्त करना हमारी प्राथमिकता रही है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में राज्य सरकार की प्राथमिकताओं और उपलब्धियों का व्यापक उल्लेख किया गया है। सुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को देखते हुए यह आवश्यक है कि प्रशासनिक तंत्र पारदर्शिता, प्लीज इस बात को आप नोट करिए कि प्रशासनिक तंत्र पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्य क्षमता के सिद्धांतों पर कार्य करे। और यही कारण है कि पिछले एक वर्ष में एक भी पेपर लीक और एक भी परीक्षा रद्द नहीं हुई है। राज्यपाल के अभिभाषण में जिन उद्देश्यों और योजना का उल्लेख किया गया है वे यह सिद्ध करते हैं कि सरकार राज्य के हर नागरिक को समृद्ध और सुरक्षित जीवन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार संविधान में निहित मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रयासरत है। किंतु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी ने सदैव मिथ्या दोषारोपण की राजनीति को ही अपनाया है। उन्होंने राष्ट्रहित के लिए गए प्रत्येक निर्णय को निराधार विरोध किया है और आपने विरोधियों के प्रति अमर्यादीन भाषा का प्रयोग किया है। कांग्रेस ने बार बार संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया और भ्रष्टाचार एवं तुष्टीकरण की राजनीति को अपनी कार्यशैली बना लिया है। तभी मुझे लगता है कि इनको बहुत अच्छे से पता है कि कौन कहां पर भ्रष्टाचार कर रहा है। यह स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी सार्थक संवाद, सहमति और समझौते की भावना में कोई भी विश्वास नहीं रखती। उनका उद्देश्य केवल नकारात्मक राजनीति करना और जनहित की नीतियों में बाधा उत्पन्न करना रह गया है। संविधान की गरिमा जो ठुकराए, भ्रष्टाचार के पथ पर जो चला जाए, जनता ने ठुकराया उसे, दिया ये संदेश, अब विकास ही होगा राजस्थान का वेश। वैसे भी कांग्रेस के मन में ना तो इस राष्ट्र के जन, ना सनातन, किसी के लिए भी कोई सम्मान नहीं रहा। इसीलिए उनके नेता अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कभी तो राम मंदिर तो कभी काशी कॉरिडोर पर सवाल खड़े करते हैं। तो अब तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आस्था के उत्सव
महाकुंभ पर ही प्रश्न खड़े कर दिए हैं। कुंभ के पवित्र स्नान को भूखमरी और गरीबी से जोड़ने वाले इन नेताओं से मैं पूछना चाहती हूं कि गरीबी हटाओ जैसे नारे देकर इस देश में सर्वाधिक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी कब तक अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था, सनातन संस्कृति व उनके उत्सव का अपमान करते रहेंगे? क्योंकि महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, यह भारत की सनातन परंपराओं की जीवन धारा है। यह आयोजन जहां न केवल संत और श्रद्धालु एकत्र हैं, बल्कि यह भारत की आध्यात्मिक शक्ति और सांस्कृतिक समृद्धि का एक विराट दृश्य प्रस्तुत करता है। दुनिया भर से लोग यहां आते हैं, आस्था की गंगा में डुबकी लगाते हैं और इस पवित्र आयोजन का हिस्सा बनते हैं। यह आयोजन न केवल हमारी धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करता है, बल्कि यह भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक है। तुष्टीकरण में डूबे लोग भारत के मन को क्या समझेंगे? आस्था के उत्सव के अद्भुत आगमन को क्या समझेंगे? राम मंदिर और महाकुंभ पर जिनकी प्रश्न उठाने की आदत ऐसी कुंठा वाले लोग अपने सनातन को क्या समझेंगे? राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक अस्मिता, आध्यात्मिक ऊर्जा और विकास की यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। कांग्रेस की टिप्पणियां उनकी सनातन विरोधी मानसिकता को उजागर करती है, जबकि भाजपा सरकार आस्था और विकास दोनों को समान रूप से बढ़ावा दे रही है। यह महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एकता और समता का संगम है, जिसमें संपूर्ण देश की आस्था, श्रद्धा और संस्कृति का दर्शन होता है। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा ने प्रदेश के सतत विकास के साथ हमारी समृद्ध धरोहर के संरक्षण को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। इसी दिशा में राजस्थान सरकार ने प्रयागराज में महाकुंभ आयोजन स्थल पर राजस्थान मंडप की स्थापना की, जो राज्य की सांस्कृतिक भव्यता और लोक परंपराओं का परिचायक है। महाकुंभ में राजस्थान से आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। सरकार द्वारा निःशुल्क आवास एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था की गई है, जिससे श्रद्धालु अपने धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव को निर्विघ्न रूप से संपन्न कर सकें। यह पहल राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी सोच और सेवा भाव का परिचय देती है। माननीय सभापति महोदय, आज भारत संस्कृति और आधुनिकीकरण का संगम बनता जा रहा है। जिस तरह से सरकार ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल लोक जैसी परियोजना शुरू की, उसी तरह महाकुंभ को भी एक भव्य स्वरूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। यह बदले भारत का नया चित्र है, जहां परंपरा और प्रगति साथ साथ चलते हैं, जहां आस्था और आत्मनिर्भरता एक साथ बढ़ती है। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने अंत्योदय की भावना के साथ समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत ठोस कदम उठाए हैं। विशेष रूप से जनजाति समाज के उत्थान और प्राथमिकता देते हुए हमने उनको गौरवशाली परंपराओं को सम्मान और नई पहचान देने का कार्य किया है। इसी के चलते जनजातीय इतिहास और संस्कृति को संरक्षित और समृद्ध करने के लिए सरकार द्वारा उदयपुर में कालीबाई भील, बांसवाड़ा में बांसिया चरपोटा और डूंगरपुर में डूंगर बारना जैसे महान जनजातीय नायकों के स्मारकों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ये स्मारक न केवल जनजाति समाज के गौरवशाली अतीत की गाथा को प्रस्तुत करेंगे, बल्कि युवाओं को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने को भी सहायक सिद्ध होंगे। जनजातीय क्षेत्रों में संरचना विकास और आर्थिक सुदृढ़ीकरण को तीव्र गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और संचार सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, ताकि जनजाति समाज को सामाजिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। हमारी सरकार ने बेणेश्वर धाम और मानगढ़ जैसे पवित्र स्थलों को भी समग्र विकास को अपनी प्राथमिकता में रखा है। इन स्थलों को वैश्विक पहचान दिलाने और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है, जिससे ये क्षेत्र धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन सकते हैं। किंतु यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी जनजाति समाज को सनातन धर्म से अलग करने की राजनीति कर रही है। उनका यह प्रयास समाज को बांटने और सांस्कृतिक एकता को कमजोर करने के षड्यंत्र
का भाग है। कांग्रेस की इस नकारात्मक राजनीति से न केवल जनजाति समाज की एकता की समृद्ध परंपराओं को आघात पहुंचता है, बल्कि यह हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए भी एक बड़ा खतरा है। माननीय सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किसानों की समृद्धि और कृषि क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है। राजस्थान सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने, कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कई दूरदर्शी कदम उठाए हैं। राजस्थान सरकार कृषि क्षेत्र के समग्र विकास और किसानों की समृद्धि के लिए संकल्पबद्ध है। यही कारण है कि आज किसानों को डिजिटल परिवर्तन और एग्रीस्टेक की भूमिका में आगे बढ़कर लिया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में एग्रीस्टेक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना को राजस्थान में लागू करने का काम भी प्रारंभ कर दिया है। यह परियोजना किसानों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन टेक्निक्स का अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। इन सुविधाओं से न सिर्फ भाई साहब बात नहीं करें माननीय सदस्य। किसानों को अधिक कृषि तकनीकों से जोड़ने के लिए डिजिटल परिवर्तन, एग्रीस्टेक की भूमिका से उनकी आय में वृद्धि के लिए हमारी सरकार ठोस कदम उठा रही है। एग्रीस्टेक परियोजना के माध्यम से किसानों से जुड़ी विभिन्न सूचनाओं का एक व्यापक डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिस डेटाबेस से एग्रीस्टेक के माध्यम से किसानों की जनसंख्या की जानकारी, जमीन की जानकारी और उनकी बोई गई फसलों के बारे में विस्तृत डेटा एकत्र किया जाता है। यह डेटा कृषि क्षेत्र में नीतिगत निर्णय लेने और किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। एग्रीस्टेक से किसानों की रजिस्ट्री, गांवों के नक्शे और बोई गई फसलों की सूचना शामिल होगी, जिससे यह डिजिटल प्लेटफॉर्म राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मंत्रालयों को किसानों से संबंधित सटीक और समय पर जानकारी उपलब्ध कराएगा। इस जानकारी का उपयोग किसान केंद्रित डिजिटल सेवाएं विकसित करने, कृषि योजनाओं को लागू करने और किसानों को समय पर ही सही संज्ञान देने के लिए लिया जाता है। कृषि क्षेत्र में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को गति देने में भी यह सहायक सिद्ध होगी। इसके साथ साथ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि में वृद्धि, गेहूं के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी, कृषि कनेक्शन में वृद्धि, बिजली बिलों में अनुदान, मंडियों का विस्तार और सुदृढ़ीकरण एवं मंडियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, ताकि किसान अपनी फसल का सीधा व्यापार कर सके। राजस्थान सरकार की यह किसान हितैषी नीतियां कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने और किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधार लाने की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम हैं। किसान सम्मान निधि में वृद्धि, गेहूं में समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी, नए कृषि कनेक्शन, बिजली बिलों में अनुदान और मंडियों का विस्तार जैसे निर्णय किसानों को सशक्त बनाने और कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाने में मददगार साबित होंगे। राज्य सरकार का यह प्रयास किसानों के लिए एक नई उम्मीद एवं संभावनाओं का द्वार खोलता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में राजस्थान सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में दिए गए अभूतपूर्व कार्यों का उल्लेख प्रदेश की प्रगतिशील सोच को दर्शाता है। चिकित्सा क्षेत्र में किए गए यह प्रयास न केवल जनता के स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि प्रदेश को एक स्वस्थ और समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। राजस्थान सरकार ने राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस दिशा में हमारी सरकार ने गत बजट के कुल बजट का रिकॉर्ड 8.26% चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवंटित किया है। यह आवंटन राज्य के स्वास्थ्य के ढांचे को मजबूत करने और नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पिछले इंटरिम बजट में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दी गई ऐसी चिकित्साओं की सुविधाएं ऐसी विधानसभाओं में मिली है जहां पर जब से हमारे को आज़ादी मिली है तब से वहां पे चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल पाई। तो इस बात का मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने उस सोच से, सर्वांगीण विकास की सोच से अपने
बजट को पेश किया था। राजस्थान ने संस्थागत प्रसव, मातृ शिशु मृत्यु दर, टीकाकरण और चिकित्सा संस्थानों की उपलब्धता जैसे कई महत्वपूर्ण मानकों में राष्ट्रीय औसत से बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसके साथ साथ डिजिटल स्वास्थ्य प्रबंधन के क्षेत्र में भी राजस्थान ने उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रदेश में करीबन 6 करोड़ लोगों की आभा आईडी बनाई जा चुकी है, जो लोगों की स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने में मदद करती है। इस मामले में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है, जो हमारे डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली की सफलता को दर्शाता है। स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने चिकित्सकों, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ के करीब 21,000 पदों पर नियुक्ति की है। इसके अलावा चिकित्सा विभाग ने लगभग 50,000 पदों पर भर्ती का लक्ष्य रखा है, जिसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। यह कदम राज्य में चिकित्सा सुविधाओं की पहुंच और गुणवत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आम जन को सुलभ और सस्ती चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए ई-संजीवनी के माध्यम से टेलीमेडिसिन की सुविधा शुरू की गई है। इसके अलावा 1,67,000 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या में लगातार वृद्धि की गई है, जिससे लोगों को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्वक दवाएं उपलब्ध हो सके। इसके साथ साथ ही टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान शुरू किया गया। यह अभियान टीबी के प्रति जागरूकता फैलाने और इस बीमारी के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राजस्थान सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। हमारे प्रयासों का उद्देश्य राज्य को एक स्वस्थ और समृद्ध प्रदेश बनाना है, जहां हर व्यक्ति स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जी सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ हमारे राजस्थान सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 की मेजबानी के लिए भी अनुरोध किया है। यह मेजबानी प्रदेश के खेल के ढांचे को सुदृढ़ करने, युवाओं में खेल भावना विकसित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की पहचान बनाने में बहुत सहायक होगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर राजस्थान में उपखंड, जिला और राज्य स्तर पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल से जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अवसर दिया जाएगा। इसके साथ साथ राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, जिसमें करीबन 350 खरब रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिन्हें धरातल पर उतारने के लिए सरकार तेजी से कार्य कर रही है। इसके साथ ही साथ इन निवेशों के साथ साथ रोजगार, प्रदेश में रोजगार के लाखों अवसर सृजित होंगे और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए, अधोसंरचना विकसित करने और निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। यह समिट राजस्थान को औद्योगिक और आर्थिक केंद्र बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ साथ अब तक 59,000 नियुक्तियां दी गई है, जबकि 1.73 लाख पदों पर प्रक्रिया जारी है। न्यायालय में लंबित भर्तियों के शीघ्र निस्तारण के लिए प्रभावी पैरवी हो रही है। साथ ही 81,000 पदों के लिए भर्ती परीक्षा का कैलेंडर भी घोषित कर दिया गया है। राज्य सरकार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हमारी सरकार ने ऐसे क्षेत्रों में चयनित करके महाविद्यालय खोले गए हैं। करीबन 37 नए राजकीय महाविद्यालय और 6 नए राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं। यह पहल छोटे शहरों और पिछड़े क्षेत्रों के, मैं 2 मिनट लूंगी कंक्लूड करने के लिए, मैं युवाओं के लिए शिक्षा के नए द्वार खोलने के साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। महिलाओं के लिए भी हमारी सरकार ने बहुत सारी नई स्कीम्स चालू करी है, जिसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, वे कैसे आत्मनिर्भर हो सकें, राजसखी के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10% राज्य निधि में बढ़ोतरी और मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना एवं लाडो प्रोत्साहन योजना जैसी कई योजनाएं महिलाओं के लिए चालू की गई। इसके साथ ही साथ हमारे आदरणीय
स्वर्गीय अटल जी के जीवन से प्रेरणा लेते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश को सुशासन का आदर्श राज्य बनाने के लिए कृत संकल्पित है। आज हमारे देश में दो विचारधाराओं के बीच में एक स्पष्ट संघर्ष का सामना हो रहा है। यह संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं रहा, बल्कि यह हमारे राष्ट्र के भविष्य, उसके विकास और उसकी एकता, अखंडता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं इन शब्दों के साथ महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव आपकी अनुमति से उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करती हूं। अंत में अपनी बात को कंक्लूड करते हुए मैं आप सबसे यही कहूंगी, सबका साथ सबका विकास का इरादा है। हर गरीब के चेहरे पर मुस्कान हमारा वादा है। अंत्योदय से जगमगाएगा हर एक गांव, सुशासन से बढ़ेगा राजस्थान का नाम। मोदी के संग चलें, रचे नए इतिहास। विकसित भारत का अब है ये प्रयास। निर्धनता के अंधेरों को मिटाएंगे, नया भारत, नया राजस्थान बनाएंगे। प्रगति की लहर हर ओर लाएंगे, सबको साथ लेकर देश सजाएंगे। धन्यवाद। श्री श्रवण